Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वितान का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। बच्चों, सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, इनका जन्म सन 1935 में एक प्रतिष्ठित सुशिक्षित कुमाऊं परिवार में इनका जन्म हुआ था। परिवार में शास्त्र साधना एवं विद्या ग्रहण करने का चलन था, अतः विद्या अध्ययन तथा संचार साधनों के प्रति जिज्ञासु भाव उनमें बचपन से ही था। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के विज्ञान स्नातक थे। उनकी संचार साधनों के प्रति जिज्ञासु भाव कालांतर में उनकी आजीविका एवं उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का आधार बना। प्रारंभिक दिनों में वह दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक रहे और फिर उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु होने तक वह स्वतंत्र लेखक रहे। क्याप के लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और इनका निधन सन 2006 दिल्ली में हुआ। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारे पाठ का सार। सिल्वर वेडिंग नामक पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाईडी यानी कि यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। यशोधर के ऑफिस में यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में तय समय तक बैठते हैं, यानी कि जो कार्यालय का समय है, ऑफिस का जो समय होता है, वहीं तक पूरे समय तक वो वहाँ ऑफिस में बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी यानी उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको भी उसी समय तक यानी पूरे समय तक जब तक वो बैठे हुए हैं तब तक वहाँ बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास परिहास भी करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत में मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूर्व यशोधर की शादी हुई थी। ऑफिस के बाबुओं का आग्रह यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में वह खो गए। चड्डा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। वो उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी की डेट है वो बताते हैं। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, यानी आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों के यानी अंग्रेजों के चोचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के जो अधीनस्थ बाबू हैं वह चाय मट्ठी लड्डू आदि यानी नाश्ते की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो देते हैं, किंतु उसे वह सम हाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। बच्चों, ये सम हाउ इम्प्रॉपर जो यशोधर जी हैं, इनका एक तकिया कलाम है। वो हर बात में इसे बोलते हैं। जो चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती या जिनसे वो सहमत नहीं होते, उनके लिए वह सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सिल्वर वेडिंग वगैरह मनाने की जो पद्धति है, इसको भी ये सम हाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह करने के बाद भी, सारे कर्मचारियों के, सारे ऑफिस स्टाफ के बार बार आग्रह करने पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु स्वयं इस आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। बच्चों, जब वह ऑफिस के समय के बाद वो जब घर जाते थे तो यशोधर बाबू
बॉय सर्विस से यानी कि 4th क्लास की सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर बने थे। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी जो हैं, जिन्हें वो किशन दा कहते थे, उनसे प्रभावित हैं। वे अपने व्यवहार में किशन दा का अनुकरण करते हैं। किशन दा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि किशन दा के जो पद चिन्ह हैं उन्हीं पर ये चल रहे हैं और उन्हीं के आदर्शों को आज तक यह मान रहे हैं। तो वह उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन को मानते हुए वह आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशन दा के सामने ही समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनते हैं अथवा स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी यानी घर के लिए सब्जी वगैरह खरीदते हैं। इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। अगर उन्हें किसी से मिलना जुलना होता है तो वो भी वो इसी समय पर कर लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वो पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वे घर रात्रि के 8 बजे तक ही पहुंचते हैं। अब उन्हें जो किशन दा की याद आती है, इसके बारे में बताया गया है। आज यशोधर जी जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला इमारत बन चुकी है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिले इमारतें अच्छी नहीं लगती हैं। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल, जैसी उनकी पोस्ट है उसके अनुकूल एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं जो बाकी के क्वार्टर्स बचे थे उनमें से एक अपने नाम पर अलॉट करवा लिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलने वाले क्वार्टर थे। किशन दा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते थे। किशन दा की याद आते ही यशोधर सोचते हैं, क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशन दा के समान शादी ही नहीं करते और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि किशन दा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता था, यानी जब वो बुढ़ापे में उनका जो समय था वो अच्छा व्यतीत नहीं हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद जब किशन दा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उन्हें किसी भी साथी ने शरण नहीं दी थी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण हुई। किशन दा से मिली सीख भी यशोधर बाबू को याद आती है। यशोधर को याद आता है, प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किशन दा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशन दा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। किशन दा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज, यह मंत्र भी उनको दिया था। किशन दा उनको भाऊ कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। किशन दा के यशोधर ने अनेक रूप देखे, किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई थी। जब वह सुबह की सैर को निकलते थे तो किशन दा कुर्ते पजामे के ऊपर एक ऊनी गाउन पहनते थे और गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर, पाँव में देशी खड़ाऊ धारण कर, घड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। और यह दृश्य यशोधर बाबू कभी भी भुला नहीं पाते हैं। उन्हें लगातार उनका यही रूप याद आता है। यही कारण है कि जब तक किशन दा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके प्रिय शिष्य की भूमिका पूरी निष्ठा यानी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है। भले ही पत्नी और बच्चे उनसे नाराज रहे हों, अपने घर पर होली गवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमाऊनियों को अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि कार्य यशोधर बाबू ने किशन दा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किशन दा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा था। यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध
सिद्धांत के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है, केवल बाहरी रूप से वह आधुनिक होने का दिखावा करती है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई है। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे आदि बातें कहकर या आदि इस तरह से उन्हें चिढ़ाकर उनका मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटे को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई है और यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा बहुत साधारण लगता है और उन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि मेरे एक साधारण से पुत्र को एक इतने ज़्यादा पैसे वाली नौकरी या इतने ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी कैसे मिल गई है। मझले पुत्र का अलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका बच्चा प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, तो छोटी मोटी नौकरी में जाना उसे अच्छा नहीं लगता है और वह उन सर्विसेज में नहीं जाता है। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है। बच्चों की कुछ बातें उनको सही लगती है, जैसे डीडीए, फ्लैट के लिए पैसा न भरने को वे मन ही मन अपनी भूल मानते हैं। बच्चों के तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वे सोचते हैं कि पुश्तैनी घर में जाकर मरम्मत की जिम्मेदारी लेने के अतिरिक्त बेकार के झगड़े भी लेने पड़ेंगे। किंतु यशोधर बाबू किशनदास से प्रभावित हैं, जो कहा करते थे कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, यानी जो समझदार होते हैं वो उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर और रिटायर होने पर अपने गांव का पुश्तैनी घर। बस वे यह भी सोचते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले उनका बेटा अगर सरकारी नौकरी में आ जाए तो क्वार्टर उनके पास ही बना रहेगा और उन्हें अलग से घर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा। आज प्रवचन सुनने में, जब वो मंदिर जाते हैं तो आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा है। वस्तुतः वह धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है। वस्तुतः से मतलब वो वास्तव में वो बहुत ज़्यादा धार्मिक या धर्म कर्म को मानने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वे तो अपने आदर्श किशनदा की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उम्र ढलने के साथ वे किशनदा के समान मंदिर जाने लगे हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में नहीं लगता है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर, यानी मन की इच्छाओं को त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। प्रवचन में जनार्दन शब्द सुनकर उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है और उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना पड़ेगा। किंतु तुरंत ही ख्याल आया कि पत्नी व बच्चों को मेरा जाना पसंद नहीं आएगा। उनके बच्चों व पत्नी के जो विचार हैं कि बिखरे हुए संयुक्त परिवार के प्रति यशोधर बाबू का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, सही नहीं है। यशोधर बाबू खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी मानते हैं और चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो, यानी बच्चे भी परिवार की जिम्मेदारी समझे, पारिवारिक रिश्तों को वह समझे, यही वह चाहते हैं। पति पत्नी के मतभेद। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप अपनी पत्नी को पसंद नहीं है, उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का यह विचार है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा भुआ के पास रहे, जहाँ भुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था।
मैट्रिक करके दिल्ली आए तो वे कुंवारे किशनदा की छत्रछाया में रहे और किशनदा के पास गंवई लोगों से प्राप्त ज्ञान था, अतः उनको पत्नी को उनकी बुजुर्गियत पसंद नहीं थी। यशोधर को पत्नी का बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाले सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर जी ये चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, मेरे बच्चे मेरा आदर करें और हर बात में मुझसे उसी प्रकार सलाह लें जैसे वे किशनदा से लेते थे। वे नहीं चाहते कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझे, किंतु यह उचित नहीं कि जो मन में आए करें, हमसे पूछा भी न जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम वह छोड़ दे। वे तो ये चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनको ला कर दे, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। उनके कोई भी बच्चे उनकी इन इच्छाओं का मान नहीं करते हैं। घर पहुंचने पर सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनका जो घर की दशा थी वह द्वारका से लौटे सुदामा की जैसी थी। मतलब उनकी स्थिति कैसी हो गई, जैसे जो द्वारका से जब सुदामा जी लौटे थे तो वहाँ पर उनको अपनी झोपड़ी की जगह महल नजर आया था, तो जैसी स्थिति सुदामा की हो गई थी वैसी स्थिति अभी यशोधर जी की हो गई है। घर के बाहर वाईडी पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी, बहुत से लोग विदा ले रहे थे और विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आया था। यशोधर बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। लड़की ने जींस और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ है, पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब यानी बालों में कलर किया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, यानी यह सब चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। यशोधर चुपके से घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा कि बप्पा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर के भांजे चंद्रदन तिवारी ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपया कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय व विस्की सब अच्छी नहीं लगती है। उनको यह भी मलाल है यानी यह भी दुख है कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा तक नहीं हुई थी, यानी कि उनसे एक बार भी उनके बच्चों ने इस विषय में बात नहीं की, उनसे नहीं पूछा कि वो इस प्रकार का आयोजन कर रहे थे, तो इस बात का भी उन्हें दुख हुआ था। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम उनको पहले बता दिए थे उनको वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारिक कुमाऊनी हैं यानी पुराने विचार के हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित हैं। इस समय भी वे किशनदा की सलाह पर चल रहे थे, क्योंकि किशनदा उनसे ये कहा करते थे कि व्यक्ति को आना तो सब कुछ चाहिए। बच्चों के आग्रह करने पर
वह केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा somehow I don't like all this, किंतु केक खाने को वह तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या यानी शाम की पूजा नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं आप सब लोग खाइए, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं पूजा से उठूं। आज पूजा में भी उनको किशनदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू पूछते हैं जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। जब वो ध्यान कर रहे थे पूजा करते समय तो उन्हें किशनदा नजर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप जो हुआ होगा इससे कैसे मर गए। किशनदा ने बताया भाव सभी लोग इसी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, यानी किसी को कोई भी कारण होता है, किसी न किसी प्रकार के कारण के होने पर ही लोग मरते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीवी बच्चों के प्रति मेरा रवैया यानी मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। मानो वे कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है वैसा ही एक दिन भूषण यानी तुम्हारा बेटा भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको झटक दिया और वे आसन से उठ गए। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर ही बैठक में आ गए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उनकी जीन्स पर व्यंग करते हैं और यशोधर से जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं कि तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है और यह मैं आपके लिए ही लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पायजामा उठाकर लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह करने पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई थी कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि उसे यह कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा, अथवा गाउन पहनकर वे भी किशनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई थी। जब वो किशनदा को याद करते हैं और अपने बच्चों के व्यवहार को देखते हैं तो उन्हें किशनदा की याद आ जाती है और उनकी आंखें नम हो जाती है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पाठ का सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।